ओके स्टूडेंट, सो गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने रेप्लिकेशन को डिस्कस किया। रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद एक छोटा सा टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे, रेप्लिकेशन मशीनरी या रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स के बारे में आज अपन बात करेंगे। बच्चों, बेसिकली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन की प्रोसेस का जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी इसे बोलते हैं, राइट। अब ये जो एंजाइम है ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करता है, यानी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करता है। ठीक है बच्चों, पॉलीमराइजेशन यानी न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस। अब आज अपन यहां पर पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। देखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। How many type of DNA polymerase in prokaryotes? 3 type. First, second और third। ये prokaryotes में है बच्चों, ध्यान रखना, ये 3 types हैं, 3 types हैं DNA polymerase, right? अब देखो बेटा कि जो DNA polymerase फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, इनके क्या क्या रोल है वो अपन डिस्कस करते हैं। 5 days to 3 days polymerization, 5 days से 3 days पॉलीमराइजेशन यानी 5 days से 3 days रेप्लिकेशन की प्रोसेस कौन करता है? ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन इसकी फास्ट रेट होती है, यानी ये रैपिड रेट पर ये कार्य करता है, इसीलिए इसको रियल रेप्लिकेज एंजाइम कहते हैं। करेक्ट? यानी ये देखो, पॉलीमराइजेशन यानी रेप्लिकेशन, ये भी प्रोसेस पूरी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इस चीज को रैपिड कौन करेगा? ये मेन प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये मेन प्रॉपर्टी है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बात क्लियर हुई? फिर इसमें आता है बेटा 5 days से 3 days एक्सोन्यूक्लिएज रिएक्शन। एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज जानते हो ना? एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है कि बीच में से, देखो एंडोन्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस कौन होता है जो डीएनए को कट करता है, तो एंडोन्यूक्लियस होगा वो यहां से बीच में से कट करेगा इस चीज को। और अगर हम एक्सोन्यूक्लियस की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियस का कार्य है एंड से कट करना, यानी आउटर रीजन से कट करेगा, यहां से एंड को कट करेगा। या एक्सोन्यूक्लियस का काम एक्सीशन का भी होता है। एक्सीशन मतलब कोई भी फ्रेगमेंट अगर ब्रेक है तो उसको रिमूव करने का काम भी होता है, राइट। तो 5 days to 3 days एक्सोन्यूक्लियस का काम ये करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है ना? शॉर्ट में याद करने का तरीका। 3 days to 5 days एक्सोन्यूक्लियस, ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तीनों करते हैं, राइट। लेकिन जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जब 3 days से 5 days एक्सोन्यूक्लियस करेगा तो इसे हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग। यानी ये रेप्लिकेशन के बाद डीएनए की प्रूफ रीडिंग करता है कि कहीं कोई एरर ना रह जाए, क्योंकि 99.9% रेप्लिकेशन क्या होता है? एररलेस होता है। समझ आ गया? वो प्रूफ रीडिंग का ही परिणाम है, ठीक है ना? तो प्रूफ रीडिंग क्या होती है? जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 3 days से 5 days एक्सोन्यूक्लियस रिएक्शन करता है तो इसी को प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। बात समझ आई एकदम अच्छे से? तो ये बेटा इन तीनों के वर्क हो गए। इसके अलावा देखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आपने देखा था आरएनए प्राइमर का डाइजेशन भी करता है, आरएनए प्राइमर का डाइजेशन भी करता है, राइट। प्रूफ रीडिंग भी इसका एक फंक्शन हो गया। ओकाजाकी फ्रैगमेंट
भी बनाता है ना, ये भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का रोल है। ये डीएनए की रिपेयर करने में भी रोल करता है, अगर कहीं कोई डैमेज हो गया तो ये डीएनए की रिपेयर भी करता है ना। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड भी कई बार रिपेयर में यूज होता है, और ये रियल रेप्लिकेज एंजाइम है, इसका मेन आपको मैंने बता ही दिया। तो ये है बच्चे प्रोकैरियोट्स का डीएनए पॉलीमरेज, जिसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कॉम्पिटिटिव आपको जो बहुत काम आने वाले हैं। करेक्ट। यहां पर ये सारी बातें ध्यान रखना, 5 डेज से 3 डेज पॉलीमराइजेशन तीनों करते हैं, लेकिन रैपिड कौन करता है? थर्ड, इसलिए उसको रियल रेप्लिकेज कहते हैं। 5 डेज से 3 डेज एक्सोन्यूक्लियस केवल फर्स्ट करता है, बाकी कोई नहीं करता है। 3 डेज से 5 एक्सोन्यूक्लियस सभी करते हैं, लेकिन जब ये कार्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा तो उसे प्रूफ रीडिंग के नाम से जाना जाएगा, राइट। इसके बाद बच्चों एक और आपको अच्छा क्वेश्चन जो है यहां पर मैं बता देता हूं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसको कोरेनबर्ग एंजाइम भी बोला जाता है। कोरेनबर्ग एंजाइम क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोरेनबर्ग ने इसे डिस्कवर किया था, लेटर ऑन इसका यूज भी किया था, राइट। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नॉन एज कोरेनबर्ग एंजाइम, इसको इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी कंडीशन में लिविंग के बाहर, है ना, आउटसाइड द लिविंग सेल, लेबोरेटरी कंडीशन में अगर आपको जीन सिंथेसिस करना है, डीएनए सिंथेसिस करना है, सो विच एंजाइम यूजेबल फॉर दिस प्रोसेस? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसे कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। कोरेनबर्ग ने ही इसका यूज किया था इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस के लिए, राइट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का प्रोटियोलाइसिस अगर हम करते हैं, प्रोटियोलाइसिस मतलब ये एंजाइम प्रोटीन का ही तो बना है ना, तो जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसकी एक स्मॉल यूनिट बनती है और एक लार्ज यूनिट बनती है ना। तो इस लार्ज यूनिट को कहा जाता है क्लिनोफ्रेगमेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो व्हाट इज क्लिनोफ्रेगमेंट? क्लिनोफ्रेगमेंट इज अ लार्ज यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और यही यूज हो रही है क्या करने में? इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था प्रोकैरियोटिक का डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद हम आज आपको सिखाते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स का डीएनए पॉलीमरेज आपने देखा था कितने टाइप का था? 3 टाइप का था डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एज वेल एज यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज एक ही है बच्चों, है ना, लेकिन इसकी 5 सब यूनिट है। कितनी है? 5 सब यूनिट है इसकी, राइट। मॉलिक्यूल एक है लेकिन 5 सब यूनिट है जिनका अलग अलग काम है। तो कई बार तो ये भी बोला जाता है कि ये डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप का फंक्शन करने वाला मॉलिक्यूल है, राइट। तो देखिए इसकी 5 यूनिट कौन कौन सी है? अल्फा पॉलीमरेज, ये यूनिट है, अल्फा यूनिट हो गई। बीटा पॉलीमरेज, राइट। इसी तरह देखो बेटा डेल्टा पॉलीमरेज, एप्सिलॉन पॉलीमरेज, एप्सिलॉन पॉलीमरेज, है ना। और एक और बच गई गामा, गामा पॉलीमरेज। सो दीज आर द 5 यूनिट ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, है ना। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा, ये 5 यूनिट। अब इन 5 का क्या क्या रोल है वो देखिए। जो अल्फा पॉलीमरेज है वो क्या करती है बेटा? रेप्लिकेशन इनिशिएशन करती है लीडिंग और लैगिंग दोनों स्टेज का, यानी
बोथ स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन इनिशिएट करने का काम, शुरू करने का काम किसका है? अल्फा पॉलीमरेज का है। वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूं, एक बार एक क्वेश्चन है कि विच सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एक्ट एज ए आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज का क्या काम था? आरएनए प्राइमर बनाना। आरएनए प्राइमेज का क्या काम था? आरएनए प्राइमर बनाना। ये आरएनए प्राइमर बनाना किसका काम था? आरएनए प्राइमेज का। प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो आरएनए प्राइमर बनता है तभी तो शुरू होता है ना रेप्लिकेशन, यानी आरएनए प्राइमेज रेप्लिकेशन शुरू कराने का काम करता है, राइट। लेकिन यूकैरियोट्स में ये कार्य कौन पूरा कर देगा? अल्फा पॉलीमरेज का ये कार्य कर देगा, यानी एक्ट एज प्राइमेज, यानी ये प्राइमेज की तरह काम करेगी। समझ गए? बीटा पॉलीमरेज रिपेयर का फंक्शन करेगी, रिपेयर फंक्शन। अगर कोई डैमेज हो जाएगा तो उसे रिपेयर करने का काम करेगी, राइट। डेल्टा पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन करेगी। अब देखो, लीडिंग का रेप्लिकेशन शुरू किसने किया है? अल्फा ने, बट उसको कंप्लीट कौन करेगा? डेल्टा। एप्सिलॉन ये किसका कंप्लीट करेगी? लैगिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन। अब लैगिंग का शुरू किसने किया था? अल्फा ने। अब तो समझ लो यार, अल्फा दोनों को स्टार्ट करती है, बीटा रिपेयर करती है, डेल्टा लीडिंग का कंप्लीट करेगी और एप्सिलॉन लैगिंग का कंप्लीट करेगी, राइट। नाउ गामा पॉलीमरेज। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोट्स के अंदर एक तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ये डीएनए कहां पर है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में डीएनए है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है और प्लास्मिड में भी डीएनए होता है ना। यहां भी डीएनए है और यहां भी डीएनए है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है और प्लास्टिड में भी डीएनए है। तो ये न्यूक्लियस का डीएनए। तो अल्फा पॉलीमरेज कहां काम करेगी? न्यूक्लियस में। बीटा भी न्यूक्लियस में। ये सभी यूनिट कहां अपना रोल कर रही है? न्यूक्लियस के डीएनए पर अपना रोल कर रही है। लेकिन जो गामा पॉलीमरेज है वो क्या करती है? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। साइटोप्लाज्मिक डीएनए किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें होता है? प्लास्मिड में। उसका रेप्लिकेशन और रिपेयर करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो गामा यूनिट कहां काम करती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरा करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? आपको समझ आया होगा एकदम अच्छे से? हाँ, तो दोनों स्टार्ट कौन करती है? अल्फा। रिपेयर का काम बीटा का, लीडिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन डेल्टा का और लैगिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन एप्सिलॉन का। और गामा कहां काम करती है? साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन करने का काम करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा? कुछ और भी मशीनरी थी, हमने यूज किया था। ये तो सबको मैंने प्रोसेस में बता ही दिया है। आरएनए प्राइमेज है ना, और कौन सा था? हेलिकेज है ना, टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। और या डीएनए गाइरेज। गाइरेज किस में यूज करे थे आप? प्रोकैरियोट्स में, है ना। और टोपोआइसोमेरेज कहां यूज होता है? यूकैरियोट्स में, है ना। इसके अलावा आप और क्या यूज किया था आपने? एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और क्या यूज किया था? डीएनए लाइगेज, है ना। सो दीज आर द एंजाइम्स। और इनके रोल वैसे तो हमने प्रोसेस में पढ़ लिए थे, लेकिन मैं सिंगल लाइन में इनके रोल आपको बता देता हूं। आरएनए प्राइमेज किसका काम कर रहा था? ये आरएनए प्राइमर बनाने का काम कर रहा था। यानी आरएनए प्राइमर क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ आरएनए। ये आरएनए का एक स्मॉल पीस होता है ना। हेलिकेज, हेलिकेज क्या कर रहा था बेटा? डीएनए की अनबाइंडिंग कर रहा था, यानी ये हेलिक्स को ब्रेक कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। ये टोपोआइसोमेरेज ये निक प्रोड्यूस कर रहा था या टेंशन रिड्यूस कर रहा था,
याद है ना, मैंने बताया था डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको कट लगाने का काम कर रहा था ये टॉपोइसोमेरेज, राइट। एसएसबीपी ये क्या कर रही थी, प्रिवेंट कर रही थी किसको, रीबाइंडिंग को, रीबाइंडिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड को दोबारा जोड़ने से रोक रही थी। याद है जब हमने डीएनए को मेल्ट कर दिया था तो डीएनए मेल्ट होने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंड बच गए थे, तो यहां हमने किसको यूज किया था, एसएसबीपी को। तो एसएसबीपी क्या कर रही थी, इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जुड़ने से रोक रही थी। डीएनए लाइगेज ये डीएनए फ्रेगमेंट को बाइंड कर रहे थे, इनको बाइंड करने का काम कर रहे थे। और कौन सा बॉन्ड बना रहे थे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा मैंने हालांकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पूरी चीज बता दी थी, फिर भी देखो लाइगेज का एक बार और देखो। जैसे ये डीएनए है और ये डीएनए है ना, तो इन दोनों फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम जो होगा वो किसका होगा, डीएनए लाइगेज का, राइट। और ये जो बॉन्ड कौन सा बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बाइंड कर देगा। इज इट क्लियर? सील करने का काम करता है ये, राइट। तो दिस आर द मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स, ठीक है। तो जब मैं आपकी गूगल मीट क्लास ले रहा था, ऑनलाइन क्लास जब आपकी चल रही थी, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया था कि सर ये प्रोकैरियोट्स में, हाँ एक बच्चे का क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोट्स में सर डेम मेथाइलेज एंजाइम भी होता है, इसका यूज बताएं सर। व्हाट इज यूज ऑफ डेम मेथाइलेज? इसका यूज केवल प्रोकैरियोट्स में होता है, क्या यूज है सर इसका, ये बच्चा पूछ रहा था। तो सुनिए, डेम मेथाइलेज हेल्प इन रेप्लिकेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। और इससे भी बेहतर लाइन बताऊं तो मैं आपको ये बताऊं कि डेम मेथाइलेज ही रेगुलेट करेगा रेप्लिकेशन, रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा डेम मेथाइलेज पर। प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा डेम मेथाइलेज पर। वो कैसे, देखो मैं ब्रीफ में बताता हूं, इसका मैकेनिज्म लेवल आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, स्यूडोन्यूक्लियस होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियोइड है यानी जो डीएनए है वो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन से बाइंड है, और ये इस डीएनए की क्या है, ओरिजिन साइट है बेटा, ये उसकी ओरिजिन साइट है, ओआरआई साइट है। और ये बाइंड है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो बच्चों जब ओरिजिन साइट सेल मेम्ब्रेन से बाइंड है, तो फिर जब ओरिजिन साइट फ्री नहीं है तो रेप्लिकेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। अब क्या होता है बेटा, ओरिजिन साइट होती है, यहां पर क्या होता है, स्पेशल सीक्वेंस होता है। अब ये जो सीक्वेंस है इसका एडेनिन अगर मेथाइलेटेड है, इसका एडेनिन अगर मेथाइलेटेड है, यानी एडेनिन पर अगर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ओरिजिन साइट फ्री होगी, यानी डीएनए फ्री हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, और ओरिजिन साइट फ्री होगी तो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। और अगर ये जो स्पेशल सीक्वेंस है इसका एडेनिन सेमी मेथाइलेटेड है, राइट, या मतलब नो मेथाइल ग्रुप, इस पर मेथाइल ग्रुप नहीं है, तो फिर बेटा क्या होगा कि ये बाइंड रहेगा किसके साथ, सीएम के साथ, और ऐसे में रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है जो डेम मेथाइलेज है, मेथाइलेज ये क्या करता है, मेथाइलेशन करता है बच्चों ऑफ एडेनिन, एडेनिन का मेथाइलेशन करता है। इससे क्या होगा, ओरिजिन साइट फ्री हो जाएगी, और ओरिजिन साइट फ्री हो जाएगी तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी हो जाएगी। यानी प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा डेम मेथाइलेज पर। करेक्ट, बात समझ आ गई?
तो ये जो जिस बच्चे का क्वेश्चन था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हालांकि आउट ऑफ द एनसीईआरटी है लेकिन आपको समझ आ गया होगा। ओके चलिए, ये तो रेप्लिकेशन की मशीनरी थी। हाँ, इसी तरह जब क्लास लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हीं को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था सर ये डैमेज रिपेयर क्या होता है, तो उसको भी बता देते हैं। डीएनए डैमेज समझिए आप। अब डैमेज किन कारणों से हो सकता है वो कारण बता देता हूं। डीएनए का डैमेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के समय एंजाइमेटिक एरर होने से हो सकता है, यानी कोई एंजाइम एरर हो गया तो हो सकता है। दूसरा, सेल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है, यानी सेल अगर एबनॉर्मल बिहेव कर रही है, सेल में कोई टॉक्सिन्स बन गए हैं या सेल नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर रही है तो भी डीएनए में डैमेज हो सकता है। इसके अलावा म्यूटाजन की वजह से भी हो सकता है, और म्यूटाजन क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल एजेंट, इनकी वजह से भी हो सकता है। So these are the reason of DNA damage. Okay. Now how many type of damage? DNA damage दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है मिसमैच डैमेज और एक होता है बच्चों स्ट्रक्चरल डैमेज। मिसमैच डैमेज और स्ट्रक्चरल डैमेज, देयर आर टू काइंड ऑफ डैमेज, मिसमैच एंड स्ट्रक्चरल डैमेज। Now what is mismatch damage? Mismatch damage में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेस की जो पेयरिंग है ना, वो मिसमैच हो जाती है, मिसमैच पेयरिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे एडेनिन है ना, तो एडेनिन के साथ कौन बाइंड होना चाहिए था, थाइमिन, बट सपोज कि एडेनिन के साथ थाइमिन की बजाय गवानिन बाइंड हो जाए, है ना, और साइटोसिन के साथ थाइमिन बाइंड हो जाए, दीज आर द मिसमैच बाइंडिंग, दीज आर द मिसमैच बाइंडिंग। ये भी हो सकता है कि एडेनिन के साथ यूरेसिल बाइंड हो जाए डीएनए में, डीएनए के लिए तो ये मिसमैच ही है ना। तो ये जो मिसमैच पेयरिंग हो रही है ये एक तरह का डैमेज है जिसको मिसमैच डैमेज कहते हैं। लेकिन ये डैमेज ज्यादा हार्मफुल नहीं है क्योंकि इससे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन वो कंटिन्यू रहेंगे, इससे वो रुकेंगे नहीं, मतलब कंटिन्यू रहेंगे, है ना। तो ये लेस हार्मफुल रहेगी, ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसका आएगा नहीं। तो मिसमैच डैमेज समझ आ गया एकदम अच्छे से कि जो पेयरिंग है, सामान्यतः पेयरिंग क्या होनी चाहिए, ATGC होनी चाहिए ना डीएनए में, दिस इज द नॉर्मल पेयरिंग। बट अगर मिसमैच पेयरिंग हो जाती है तो वो एक तरह का डैमेज माना जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह स्ट्रक्चरल डैमेज देखो क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है इसमें, ठीक है ना। और डीएनए की जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो इसमें क्या होता है, जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। किसके कंपैरेटिव ये हार्मफुल हो जाती है बेटा, ये मिसमैच डैमेज के कंपैरेटिव हार्मफुल हो जाता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ डैमेज, मिसमैच डैमेज और स्ट्रक्चरल डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू मिसमैच डैमेज बिकॉज़ इसमें ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन कंटिन्यू रहते हैं जबकि इसमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाते हैं, राइट। और ये जो स्ट्रक्चरल डैमेज है बच्चों, इसमें डीएनए की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। अब आप कहोगे सर कि वो कैसे हो जाती है, तो आइए वो बताते हैं आपको। तो इसका एक एग्जांपल है बच्चों, थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन, थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन ये स्ट्रक्चरल डैमेज का एग्जांपल है। आइए देखते हैं क्या चीज है कि देखो बेटा ये डीएनए है, ए टी, सुन रहे हैं ना, ए टी जी सी सी जी, इस तरह से ये बॉन्ड है, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब डीएनए पर यूवी डाली जाती है, यूवी रेडिएशन, तो यूवी रेडिएशन डालने से क्या होगा बेटा,
AT बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? एडेनिन और थायमिन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों, देखो AAGC एंड CG ये आपस में जुड़ गए, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थायमिन थायमिन आपस में जुड़ गए इस तरह से। तो ये देखो ये थायमिन डाइमर बन गए और अब डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होगी? चेंज होगी। और इस पार्ट का अब ना तो रेप्लिकेशन हो पाएगा, ना इस डैमेज पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। तो ये फिर हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि ये जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा, ये पार्ट एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो देखो डीएनए की स्ट्रक्चर क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। तो ये थायमिन डाइमर वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये किसकी वजह से होता है? यूवी की वजह से होता है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं मैं, बिकॉज़ दिस इज द आउट ऑफ द एनसीईआरटी। बट क्या होता है, बच्चे कई बार मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट लगा रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन आ जाता है डैमेज का, रिपेयर का, तो फिर बच्चा एकदम से बौखला उठता है कि सर ये क्या है डैमेज, ये क्या है रिपेयर, है ना। तो आपको थोड़ा एक आउटलाइनिंग आना चाहिए, यानी आज का लेक्चर आपको एक बेसिक तौर पर जनरल नॉलेज के लिए सीखना है ना। तो डैमेज समझ आ गया एकदम अच्छे से। और रफली याद करो ना एक एक वर्ड का। मिसमैच डैमेज क्या होता है? इसमें मिसमैच पेयरिंग हो जाती है और ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन रुकेगा नहीं, है ना। स्ट्रक्चरल डैमेज क्या है? जिसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, देखो। और स्ट्रक्चर चेंज होने से इस पार्ट का रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और आ जाता है, डीएनए रिपेयर। कोई चीज डैमेज हो रही है तो भाई रिपेयर तो करनी पड़ेगी ना। गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी सही भी होती है ना। तो बॉडी सिस्टम हमारा गाड़ी है, चलती फिरती गाड़ी है ये। तो रिपेयर देखो, डीएनए का जो रिपेयर है बच्चों को कई तरह का होता है। उसमें एक आता है जैसे एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। इसी तरह बेटा रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, टॉलरेंस रिपेयर, है ना, फोटो रिएक्टिव रिपेयर सिस्टम, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। ये मेनली यूकैरियोट्स का है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिपेयर सिस्टम। ये सारे अलग अलग मिस्त्री है बेटा, अलग अलग मैकेनिज्म है रिपेयर करने के, है ना। एक्सीशन, रिकॉम्बिनेशन, फोटो रिएक्टिव, टॉलरेंस टाइप की रिपेयर, है ना। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिपेयर सिस्टम, है ना। तो बच्चों मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से सिखा देता हूं। एक्सीशन रिपेयर जिसमें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सीख लो आप लोग, ठीक है ना। तो एक्सीशन रिपेयर समझाते हैं आपको क्या चीजें हैं, ठीक है। एक रिपेयर सिस्टम का नॉलेज ले लो, आपके लिए इतना काफी है ना। तो एक्सीशन रिपेयर करते हैं अपन, है ना। इससे आपको सीख भी जाओगे, ठीक है। तो देखो एक्सीशन रिपेयर क्या होती है, आपको कौन सी सिखा रहे हैं? एक्सीशन रिपेयर। अब देखो क्या है, देखो इधर ध्यान से सुनो। ये डीएनए है, मान लेते हो थायमिन डाइमर, ये स्ट्रक्चरल डैमेज वाला पार्ट है ना, जी सी सी जी, है ना। ये डैमेज पार्ट है, ये पार्ट डैमेज है, इसकी रिपेयर करनी है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एंजाइम यूज करेंगे, एंडोन्यूक्लियेज। क्या यूज करेंगे? एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कट करेगा डैमेज पार्ट, यानी ये इस पार्ट को कट कर देगा, डैमेज पार्ट। तो जब डैमेज पार्ट कट हो गया तो क्या रहा हमारे पास? AAGC, डैमेज पार्ट कट हो गया, ये वाला पार्ट ये काट दिया, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच गया CG, ये इतना पार्ट कट कर दिया, राइट। अब हम यूज करेंगे एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा? एक्सीशन करता है। एक्सीशन का मतलब ये रिमूवल का काम करेगा, जो पार्ट कट गया उसको हटा देगा ये। तो जब जो पार्ट कट गया उसको हटा देगा तो पीछे क्या बचा हमारे पास? AAGC CG, ये बचा हमारे पास, डैमेज पार्ट हट चुका है। अब ये गैप है और गैप भरने का आपका एंजाइम फिक्स है, कौन सा?
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां पर इस गैप को दोबारा भर देगा, AAGC, यहां T बना देगा वो, इसका कॉम्प्लीमेंट भी बनाएगा ना, और यहां पर C, ठीक है। लेकिन अभी ये फ्रेगमेंट आपस में जुड़े नहीं है, तो अब हम यूज कर लेंगे डीएनए लाइगेज, है ना। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा, AAGC TTCG, ये इसने ये फ्रेगमेंट जोड़ दिया, ये फ्रेगमेंट यहां पर बाइंड हो गया, ये वाला, ये काम लाइगेज है। देख लो रिपेयर हो गई, कितना आसान है, मतलब एकदम ब्रीफ याद रखना है। एंडोन्यूक्लियस काटेगा, मैं जो बोल रहा हूं वैसे देखो, एंडोन्यूक्लियस काटेगा, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करेगा, डीएनए पॉलीमरेज नया बनाएगा, लाइगेज जोड़ देगा, रिपेयर हो गई। मतलब ये एक ऐसा, मतलब सबसे अच्छा मिस्त्री है, सबसे अच्छा सिस्टम है ये, देखो, है ना। ज्यादातर सेल्स में ये होता है, देखो, एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, एंडो मतलब अंदर से काटना, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब वो बाहर निकाल देगा, एंडो काटेगा, एक्सो बाहर निकालेगा, वहां नया डीएनए कौन बना देगा, पॉलीमरेज, जोड़ कौन देगा, लाइगेज, रिपेयर हो गई, है ना। तो आज की क्लास में हमने रेप्लिकेशन की मशीनरी के बारे में पढ़ा, डीएनए डैमेज के बारे में डिस्कस किया और डीएनए की रिपेयर पढ़ी, है ना। कल हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, है ना, और वो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।